देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। क्या मरने के बाद भी लोगों में वो जो बॉडी होती है उस पर ये सिम्टम्स रहते हैं? क्या उनके करीब जाने से दूसरों को लग सकते हैं? कोरोना वायरस आपकी बॉडी में सिर्फ 7 दिन तक रहता है। टेस्ट जब नाक के अंदर कराया जाता है तो 1 महीने तक भी मरा हुआ वायरस डिटेक्ट हो सकता है। तो हिंदुस्तान बहुत ही जल्दी विदिन 1 मंथ हम लोग जल्दी ही ठीक होकर के अपनी वापस जिंदगी में चले जाएंगे। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या जिनको सांस अभी भी चढ़ रहा है वो 2 चीज़ें ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ज़फ़र खान सिटी इंडिया टीवी में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस जैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई शख्स हैं जिनके दिलों में कोरोना वायरस का एक दहशत बैठी हुई है। लेकिन तब से डॉक्टर संजीव कुमार के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तब से कई लोगों के दिल में यह डर ख़त्म हो गया है। जिस तरह से लोगों को डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, ये वायरस क्या है बता रहे हैं, तो कई लोगों ने इनके वीडियोस को अपनाया है। पिछली बार हमने आपको डॉक्टर संजीव कुमार साहब से बात करवाई थी और हमने कई सवाल उनसे जाने थे, जिसको देखकर कई लोगों ने, लाखों लोगों ने हमारे इस वीडियो को सराहा और कई लोगों ने अपने अपने मैसेज के ज़रिए डॉक्टर साहब को और हमारे चैनल को बहुत पसंद किया और बहुत बहुत मुबारकबाद दी है डॉक्टर साहब को। और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब से हमको कुछ और सवाल भी है, हम वो जानना चाहते हैं। तो आज फिर एक बार डॉक्टर साहब के पास आए हैं, डॉक्टर संजीव कुमार साहब के पास हम मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जो लोग सवाल जो जानना चाहते हैं, हम उस सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमको फिर एक बार हमारे साथ बैठे हैं कुछ सवालात के जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, कई लोग हैं आपसे बहुत खुश हैं और बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, और सऊदी अरब से भी कई लोगों ने सवाल किए हैं, और रियाद से भी है, दुबई से भी है, यहाँ शहर हैदराबाद से भी कई लोग हैं। तो लोगों का कहना है कि सबसे पहले मैं आपका हमारे इस टीवी चैनल में इस्तेमाल करता हूं, और आपको कैसा लगा जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बताया था? लगा कई लोगों ने ब्लेसिंग भी दी है, तो उन लोगों के लिए पहले आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत दिनों के बाद एक बड़ी नई चीज़ आई है। पहले लोग डर के मारे हॉस्पिटल्स भाग रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे और कई लोग ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में परेशान थे। आज सिर्फ जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वही हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और सब लोगों को बिस्तर मिल रहा है। इस वक्त बहुत सारे बेड्स बहुत सारे हॉस्पिटल्स में खाली हैं। तो जिन लोगों ने भी इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा है, काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सर, सबसे पहले एक सवाल कि जितने भी लोग कोरोना वायरस से रिकवर होकर इस जंग से जीत कर घर वापस आए हैं, काफ़ी लोगों में ये शिकायत है कि सांस लेने के लिए जो ज़रूरत होती है या फिर कमज़ोरी महसूस होती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए सर? वो जितना ट्रीटमेंट होने के बाद भी खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। कोरोना वायरस आपकी बॉडी में सिर्फ 7 दिन तक रहता है। सेफ्टी के लिए हम आदमी को आइसोलेट करने के लिए सिर्फ 14 दिन तक आइसोलेशन बोलते हैं। टेस्ट जब नाक के अंदर कराया जाता है तो 1 महीने तक भी मरा हुआ वायरस डिटेक्ट हो सकता है। क्या हम आइसोलेशन को 14 से 1 महीना तक कर दें? नहीं। क्या ये वायरस की कोई भी दवाई बनी है? कोई भी कारगर दवाई नहीं है। फिर वायरस मरता कैसे है? वायरस की अपनी साइकिल है, 7 दिन के अंदर बॉडी खुद उससे लड़के उसे मार देती है। पर इस 7 दिन में जो वो बॉडी को तकलीफ दे देता है, उसकी वजह से वो जो कमजोरी शरीर में रह जाती है वो ठीक कैसे होगी? लोग मुझसे पूछते हैं विटामिन से ठीक होगी। मैं कहता हूँ घर में रेस्ट करने से ठीक होती है। बॉडी खुद रिपेयर करती है। एक चीरा लगाता है डॉक्टर और लगा के उसको सिल देता है। क्या सिल देने से शरीर सही हो जाता है? नहीं हो जाता। उसको खुद ही जुड़ना होता है, समय के साथ वो खुद जुड़ जाता है। 1 महीने तक ये कमजोरी कुछ लोगों को रह सकती है, जवानों को जल्दी चली जाती है, बुजुर्गों को थोड़ा और समय लगता है, बट लोग खुद ब खुद घर के नॉर्मल खाने से रिकवर कर जाते हैं। कौन सा नॉर्मल खाना? आप जो घर के अंदर बनाते हैं खाना, सिर्फ उसी से, दाल हो, चावल हो, सांभर हो, आपके जूस हो, सूप हो। जब हम बीमार होते हैं तो ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं खा पाते, इसलिए आप कोशिश करिए कि जो चीज़ पच जाए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फूड में और कोई मिरेकुलस डाइट भी नहीं है। आपका मरीज जो कह रहा है मुझे खाने को दो, आप सिर्फ उतना ही दो, पर थोड़ा इंकरेज करो कि वो खाना खाता रहे।
सर, ये सवाल तो मैं आपसे पूछने ही वाला था कि कई लोगों को ये शिकायत है कि किस तरह से हम मतलब क्या खाएं, कैसे खाएं, क्योंकि रिकवर होने के बाद भी कई लोगों में शिकायत है कि हमें खाई नहीं जाता है। तो आम तौर पर जो आम जिंदगी जो जीते हैं लोग, क्या उस तरह से ही खाना चाहिए कि फिर कुछ इसके लिए डाइट चाहिए है? डाइटिशियंस ने बहुत सारे डाइट प्लान बनाए हैं, पर जब मैंने उनको इवैल्यूएट किया तो मैंने ये पाया कि वो सारे खाने हल्के खाने थे। ज़्यादातर वेज फूड थोड़ा हल्का होता है, इसलिए गरम गरम खाना, ताज़ा बना हुआ खाना, छोटी क्वांटिटी में बार बार खाना और सूप, दलिया, जूस जैसी चीज़ें या फल जैसी चीज़ें आराम से पच जाने वाला खाना आदमी आराम से खा लेता है। इसलिए डाइटिंग के ऊपर ना जा करके या डाइटिशियन की डाइट्स के ऊपर ना जा करके आप घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएंगे तो जल्दी आराम आ जाएगा। सर, जो लोग रिकवर होकर आए हैं उनको जैसे कि सैचुरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या क्या उनके घर में आने के बावजूद भी उन्हें घर में भी क्या फिर ऑक्सीजन लगा कर रहना चाहिए जिस तरह से वो हॉस्पिटल में रहते हैं? ऑक्सीजन कम होने का कारण होता है लंग्स का अच्छा ना चलना। जब हम सीधा सोते हैं, बेड पे ऐसा सीधा सोते हैं, तो लंग्स के सिर्फ आधा वॉल्यूम ही ऑक्सीजन बनाता है। आधा जो बैक का जो लंग है वो ऑक्सीजन नहीं बनाता। हमने आईसीयू में कितनी ही दवाइयाँ ट्राई करी, पर जो सबसे कारगर तरीका आईसीयू में हमने पाया कि जिन लोगों की ऑक्सीजन ठीक नहीं हो रही थी, हमने उनको ऐसे की जगह पलट के उल्टा कर दिया। चाहे वो वेंटिलेटर पे थे तभी भी उनको पलट के वेंटिलेटर के साथ उल्टा कर दिया, और क्या पाया कि 2 मिनट के अंदर ऑक्सीजन वापस आ जाती है। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा बचा हुआ आधा फेफड़ा तब अच्छा काम करता है जब हम आदमी को उल्टा सुलाते हैं। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या जिनको सांस अभी भी चढ़ रहा है, वो 2 चीज़ें ज़रूर करें। एक तो उल्टा होके सोएं, मतलब मुंह बिस्तर की तरफ नीचे करके या करवट करके, और दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस? या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो भी तरह की आपको आती हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। थोड़ा सा बिस्तर से बाहर निकल के कोशिश करें चलने की, तभी आपकी लंग्स की जो बाहर की मसल्स हैं वो पावरफुल हो जाएंगी, और उल्टा सोने से लंग्स रिक्रूट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। सर, एक और सवाल है कि जैसा कि मामूली खांसी बुखार हो जाती है तो लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वहां जाने के बाद लोगों को जो है ना सीटी चेस्ट टेस्ट का करवाया करने कहा जा रहा है, पर जिसके बाद जो ना काफ़ी पेशेंट परेशान हो जा रहे हैं कि अब हम क्या करें। पहले ही ये हालत है, अब ये हम इसको माने या ना माने, इस ऐसे में क्या करना चाहिए पेशेंट को? एक बहुत नई गलत चीज़ आ गई है जिसको कोरैड कहने लगे हैं। सीटी स्कैन में हम कभी भी सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें रिपोर्ट आती है कोरैड 1, कोरैड 2 से कोरैड 5, और लोग समझते हैं कोरैड 5 का मतलब मैं आखिरी स्टेज में आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरैड 1 का मतलब है कोरोना नहीं है, पर कोरैड 1 देख के भी लोग डर जाते हैं। कोरैड 5 का मतलब है कोरोना होने का चांस है। इसका ये मतलब नहीं है कि मरीज बीमार है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि सीटी स्कैन आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कोरोना का पेशेंट हो सकता है। ये नहीं कहता कि ये आदमी बीमार है या इसकी जान खतरे में है। अगर आप रिपोर्ट के नीचे दूसरी कुछ डॉक्टर्स एक लाइन लिखते हैं 20% ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट, 50% ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट, कहने का मतलब हमारी जैसे 2 आंखें हैं और एक बंद करने से भी अच्छा साफ दिखता है, ऐसे 2 में से 1 फेफड़ा दैट इज 50% फेफड़ा भी खराब होने के बाद भी ऑक्सीजन खराब नहीं होती। इसलिए आप वो कोरैड की रिपोर्ट को मत पढ़िए, कितना % लंग इन्वॉल्व है ये पूछिए डॉक्टर साहब से। अगर वो बोले 50% से कम है तो आप घर रह जाइए, उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर 80 या 90% लंग इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही है, सैचुरेशन कम है, या डॉक्टर साहब ने हिदायत दी है कि आप एडमिट होइए, तभी आप एडमिट होइए, नहीं तो कोरैड की रिपोर्ट से मत डरिए। सर, एक और सवाल बहुत अहम लगता है। कई लोगों को ये लगता है कि ज़िंदा इंसान में ये ख़त्म हो जाते हैं इसके सिम्टम्स, तो फिर मरने के बाद जो जिस तरह से आजकल बॉडी हाथ को नहीं दी जा रही है, पेशेंट को वापस नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या मरने के बाद भी लोगों में वो जो बॉडी होती है उसमें ये सिम्टम्स रहते हैं? क्या उनके करीब जाने से दूसरों को लग सकते हैं? ये काफ़ी परेशान कर रहा है सवाल, बहुत लोग परेशान हैं, इस पर कुछ कहिए खुलासा सर। ये वायरस सेक्रीशन से फैल जाता है,
तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं जिसके हिसाब से आप जो भी डिसीज्ड पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसको क्रिमेट करने के जो गवर्नमेंट के लॉज हैं वो हमारी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए हैं कि अगर हम घर ले जाएं और पूरे घर को अगर इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सेफ्टी नॉर्म्स बनाए हैं। पर कभी कभी लोग जो इस टाइम पे उस बॉडी को छू लेते हैं, क्या उनसे मुझे हो जाएगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये वायरस सांस लेने से फैलता है, बात करने से फैलता है, और मरा हुआ आदमी ना सांस लेता है ना फैलता है, इसलिए उसके पास जाने से, उसको कांधा देने से या उसका संस्कार करने से आपको कोरोना होने का चांस कम है। अगर आप उसको लगाने वाले हाथ को साबुन से धो लें तो इतना बहुत है। उस बॉडी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड डेफिनेटली सेक्रेशन से फैल सकता है। अगर आप वही हाथ को नाक पे, मुंह पे या आंख में लगा लेंगे तो आपको कोविड होने का चांस हो सकता है। इसी सेफ्टी की वजह से गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, बट इससे डरने की कोई बात नहीं है। एक और सवाल सर कि अब मास्क लगाना जैसा कि अभी आम हो चुका है, हर कोई मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी अभी कुछ अफवाहें ऐसा फैल रही हैं कि बातें मेरे कि मास्क लगाने से हो सकता है कि हमको जो सांस ले रही है उसी से फिर वापस जाकर वो इसमें बीमारी पैदा हो जा रही है। तो एक आम आदमी कितनी देर तक मास्क लगा सकता है या फिर लगाना चाहिए? क्योंकि कोरोना बोलने से, सांस लेने से फैलता है, और वो कब तक फैलता है? वो सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस, 2 हाथ के डिस्टेंस से ज़्यादा दूर आपकी सेक्रीशंस नहीं जा सकती। मैं मान लीजिए आप अपने कमरे में अकेले हैं और चाहे आप कोरोना के भी पेशेंट हैं तो भी मास्क नहीं लगाना। आपके कमरे में या आपके क्लोज कोई आएगा जिससे कि आपको उसको हो सके या उससे आपको हो सके तो ही आप मास्क लगाएंगे। मान लीजिए आप सैर के लिए जा रहे हैं और आपके आसपास कोई नहीं है तो आप मास्क नहीं लगाइए, चलता है। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, बाजार या किसी दुकान पे, जहां आप उसके 2 हाथ के डिस्टेंस के अंदर अंदर आ रहे हैं, 6 फीट के डिस्टेंस के अंदर अंदर आ रहे हैं, तो मास्क लगाना ज़रूरी है। मास्क लगाने के फ़ायदे नहीं, कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? जब आप किसी का नाक और मुंह ऐसे करके दबा देते हैं तो बहुत देर तक कई बुजुर्गों को बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाती है, गफलत आ जाती है, कुछ लोगों को ऑक्सीजन कम हो जाती है, कुछ लोगों का सांस घुटता है, उनको वैसे ही हैबत हो जाती है। अगर आपको मास्क नहीं लगाना है तो आप आइसोलेटेड अलग कमरे में रह सकते हैं, आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर मास्क इसलिए लगाना है कि मुझे ना प्रोटेक्शन हो, मेरे से दूसरे को ना हो, इसलिए मुझे मास्क लगाना है। तो मैं जो मास्क लगाता हूँ वो दूसरे के लिए लगाता हूँ, और जो सामने वाला आदमी मास्क लगाता है वो मेरे लिए लगाता है। तो ये एक दूसरे का प्रोटेक्शन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर एक बार हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको फिर एक बार खुलासे से आपने समझाया। और काफ़ी लोग हैं, आपको हमारे इस चैनल के ज़रिए कई लोगों ने कमेंट्स पे लिखा है कि हम डॉक्टर साहब को ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। हम ब्लेसिंग गए हैं, कई लोगों ने दुआएं दी हैं। तो उन लोगों को, जो लोग इस हिंदुस्तान से बाहर है, कई लोगों से लोग भी हैं, तो लाखों लोगों ने आपके लिए दुआएँ भेजी और मैसेजेस भेजी हैं। तो उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और ये ज़्यादा दिन रहने वाली बीमारी नहीं है, बट बहुत कंटेजियस बीमारी है, बहुत जल्दी लोगों में फैल जाती है। अगर हम हैंड वॉशिंग, डिस्टेंसिंग और सही चीज़ों को अपना लेंगे तो ये बीमारी जल्दी नहीं फैलेगी। क्या ये बीमारी का कोई अंत है? बहुत जल्दी आप देखेंगे केसेस कम हो जाएंगे, बहुत जल्दी जिन जिन लोग इन्फेक्ट हुए थे वो लोग इम्यून हो जाएंगे, बहुत जल्दी हम लोग अपनी वापस ज़िंदगी में चले जाएंगे। एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, अपनी बीमारी ना छुपाना और टाइम से सिर्फ जो ज़रूरतमंद लोगों को इलाज करना, ये 3 चीज़ें अगर हम अपना लें तो हिंदुस्तान बहुत ही जल्दी, विद इन 1 मंथ, हम लोग जल्दी ही ठीक होकर के अपनी वापस ज़िंदगी में चले जाएंगे। साइंटिस्ट वैक्सीन के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, जल्दी ही कोई ना कोई कामयाब दवाई नहीं तो कामयाब वैक्सीन बन जाएगी, जिससे कि लाइफ वापस, ज़रूरत की चीज़ें वापस आ जाएंगी। इस बीच 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्शन और जो एहतियातन बताई गई हैं चीज़ें उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम वो टाइम निकाल सकें कि हम एक दूसरे से बच सकें। प्रॉब्लम ये है कि बहुत कामयाब दवाई नहीं है। हॉस्पिटल जाने के बाद अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो वो केयर नहीं मिल पाएगी मरीजों को और सिक पेशेंट्स को हमें बचाना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए जिन लोगों की ऑक्सीजन कम है वही लोग हॉस्पिटल जाएं, केयर की फैसिलिटी में जाएं, बाकी लोग होम क्वारंटाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि इलाज कहीं पे भी बहुत कारगर नहीं है। ज़्यादातर दवाइयाँ जितनी भी मार्केट में आई हैं वायरस के नाम से, उनके ट्रायल रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग नहीं है। एक रिज़ल्ट शो करता है उसका फ़ायदा नहीं है, एक रिज़ल्ट शो करता है बहुत मामूली फ़ायदा है। अभी भी बहुत दवाइयों के ऊपर रिसर्च चल रही है। जल्दी ही हमारे पास कोई एक अच्छी दवाई आ जाएगी जिससे हम कोरोना से बच जाएंगे। उतने तक हमें अपने आप को संभाल के रखना है और एक दूसरे की केयर करनी है। बच्चों के बारे में लोग बोलते हैं कि बच्चे छोटे छोटे इनको इन्फेक्शन तो नहीं होगा। लकीली अभी तक बच्चों में सीरियस इन्फेक्शन नहीं देखा गया। बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होकर बच्चे बच जाते हैं। हमें केयर किसकी करनी है? बुजुर्गों की केयर करनी है। पुअर कंट्रोल डायबिटिक या किडनी या हार्ट पेशेंट्स की ज़्यादा केयर करनी है। और आइसोलेशन ही सबसे बड़ा इलाज है आज तारीख में, कि आप बच के रहें रादर देन इन्फेक्ट हुए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी तरह से उनको एक बार फिर एक मैसेज पहुंचाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फिर वो सवाल के जवाब मिल गए होंगे जिसको आपने हमारे इस वीडियो को देखकर, पिछली बार की वीडियो को देखकर जो कमेंट्स के ज़रिए डॉक्टर साहब से जानने के लिए कहा था। और कई लोग जो हमारे शहर में रहते हैं, महबूबनगर हो या फिर हैदराबाद हो या फिर इसके अलावा और जितने भी जगह रहते हैं, उन लोगों ने भी कई सवाल भेजे थे। उम्मीद करता हूं कि उनको तमाम उन सवाल के जवाब मिल गए होंगे और उससे ज़्यादा कुछ मैसेजेस जो डॉक्टर साहब ने अभी आपको पहुंचाए हैं वो भी उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आए होंगे। और ऐसे ही कुछ नए सवाल, नए शख्सियतों से नए सवालात और नए मालूमात हासिल करने के लिए फिर एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ मेरे कैमरामैन नवीद और आपके दोस्त होस्ट ज़फ़र खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। आप आधा घंटा कुर्सी पे बिताइए जिसमें आप अपने पैर रेगुलर चलाते रहेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आर्म्स बाहर ले जाके सांस खींचनी है, आर्म्स अंदर ला करके सांस छोड़नी है, पीछे खींचनी है, आगे छोड़नी है। ये एक्सरसाइजेस आपको रोज करनी है। मान लीजिए मैं आज डिस्चार्ज होके घर आया, आने के बाद मैं आराम करूंगा। कितनी देर आराम करना है? 8 घंटे रोज आराम करना है। कैसे करना है? सीधे लेटने से ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज्यादातर कम रहता है। हमने हॉस्पिटल में ये देखा कि अगर मरीज उल्टा होके सोए, जिसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन, ऐसे करके अगर आप 8 घंटे सोते हैं और इस दौरान पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं तो आप ये देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।